अरे भाई तुम लोग समझ नहीं रहो। क्लियर है? जैसे इसका 95 आया, 0.95, 0.95 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मोर देन 1। और यहां आंसर आपके पास क्या आया? लेस देन 1। तो इसको मैक्सिमम कितना ले जाओगे? 1। क्योंकि 0.95 कहां सही कर लोगे? नहीं समझ में आया? हां, हम तब बोल सकते थे यदि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ अल्फा अल्फा दिया होता। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 1। अरे अभी ऊपर तो लाइन पढ़ाई है। तो ये आंसर नहीं मानेंगे। मानेंगे कौन? दैट इज 1। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होगा? 1। सवाल से लगाए। अरे जब कुछ नहीं लगता तो सीधीधराचार्य तो लगते हैं। दो आंसर आते हैं, एक सही और एक गलत, अपने हिसाब को मान लिया करो। नहीं समझे? अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब समझ पाए? सीधीधराचार्य दो आंसर देता है। यार हद है। अब हम कहे दो आंसर देता है, कह रहे क्या है? दो? हाँ, दो आंसर देता है। तो जो तुम्हारे लायक हो उसे लगा लो और नहीं तो हटा दो। ये कहानी समझ में आ गया? तो इसका तो हम जब आंसर निकाले तो हमारा क्या आया? 0.95। अच्छा 0.95 क्या है? एक से कम। तो ये आंसर तो सही है नहीं। अच्छा NaCl क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका अल्फा क्या होगा? 1। तो आंसर क्या जाएगा? 1। बात खत्म। राहुल बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ ये हो सकता है कि सवाल में कुछ वैल्यू आएगी, वो आएगी, आंसर एक से बड़ा ही आएगा। समझ में आ रहा? तो उससे काहे परेशान हो? किसके लिए? हाँ, ये जिसका अल्फा दिया हो, जैसे 50% डिसोसिएट, 60% डिसोसिएट, मतलब जिसमें अल्फा दिया जाए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका ना दिया जाए दैट इज 1। कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl हमारा क्या है? तो इसका अल्फा क्या होगा? और केस कौन सा? डिसोसिएशन। तो अल्फा एक से नीचे तो जाएगा नहीं। नहीं जाएगा ना? पक्का है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होगा? 1। एक बात समझो, सवाल में यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको गिवन है तो समझ लेना वो सवाल वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। और यदि नहीं गिवन है और आप इलेक्ट्रोलाइट पहचान रहे हो कि स्ट्रांग है और डिसोसिएशन का केस है तो आंसर एक से बढ़ाएगा। पक्का है? चलो अच्छा आगे बढ़ो। चलो अगला लिखो। एक सवाल लिखो, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई। अब देखो हम आपको यहां अल्फा देने जा रहे हैं, तो तुम अल्फा जैसे हमने दिया तुम समझ गए हो ना हो ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है। ये कैसा है? वीक। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% ना तो एसोसिएट होगा और ना तो डिसोसिएट होगा, वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा होगा। लिखो, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल थ्राइस, AlNO3 होल थ्राइस, if it is 50% dissociated, 50% dissociated। अब देखो डिसोसिएशन का केस क्या है? दिन। फार्मूला क्या है? दिन। अल्फा इक्वल टू I-1 N-1। ये कितना दिया गया है? 50%। परसेंट हटाने के लिए किससे डिवाइड कर दो? 100 से। इक्वल टू क्या पूछा है? I-1 ऐसे रहने दो। आप बताओ N निकाल लो यहां। AlNO3 होल थ्राइस, तोड़ दो इसको। Al प्लस 3 प्लस 3NO3 माइनस, टोटल आयन कितने हो गए? N इक्वल टू 4। कोई नहीं बोल रहा। अरे गजब करे हो गधापंथी के। एक ये है और 3 ये है, टोटल कितने हो गए? 4। यहां रख दो 4-1, आंसर निकाल लो। ये आपका आई निकल आएगा। निकालो सब लोग। 2.5 करेक्ट आंसर। अभी भी सवाल इसका ना लगा पाए तो बेकार है। अभी भी सवाल ना लगा पाए, जुगाड़ आपके पास है। दिन, कोई कंफ्यूजन नहीं। I-1 N-1 हो गया दिन। जो भी निकालो करेक्ट निकालो। कितना आया? 2.5। सबका अलग अलग नहीं आना चाहिए, सबका आंसर एक ही आना चाहिए।
अच्छा ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 इक्वल टू आई माइनस 1 और बाई 3, तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू आई माइनस 1, ये माइनस वाला इधर ले आओ, तो 3/2 प्लस 1 इक्वल टू आई, यहीं फंस गए होंगे, जोड़ घटाना तो यहीं फंसा होगा। क्लियर है, 2/3 प्लस 2 इक्वल टू आई, तो 5/2 इक्वल टू आई, तो ये हो गया 2.5 इक्वल टू, अरे इसको काटो, जोड़ घटाना इतना डिस्टर्ब है ना, क्या करोगे। हाँ यहां फंस गए होंगे, ये जब इधर इधर इसका -1 इधर लाए, ये लाए नहीं होंगे, और ले आए होंगे तो कहते अब क्या करें, है? जोड़ घटाना गुणा भाग गड़बड़ होगा तो कैसे काम चलेगा, फिर ये हिसाब गिन के नहीं करते हैं, ऐसा पकड़ करते हैं, अच्छा इतनी मोटी गड्डी है मतलब इतना होगा, क्यों गिनना तो आता नहीं, जोड़ घटाना तो आता नहीं, चलेगा। 2000 का नोट अभी जिसके यहाँ हो जमा करा दो। अच्छा डेट निकल गई क्या, अभी है चल रही, नहीं हम हम तो हमें तो एक्सचेंज कराना ही नहीं पड़ा। चलो आगे देखो, है नहीं कुछ ना कुछ तैयार रखना, वही सब बातें ना पूछो। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, इधर देखो, तो सवाल हो ही गया, आगे बढ़ा जाए। ये आंसर सबका 2.5 आया ना, चलो अगला सवाल लिखो, लिखो कैलकुलेट, दूसरा हेडिंग डालो कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ वांटा फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगली हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वांटा फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। when degree of association और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी आप अल्फा से लिखोगे, डिसोसिएशन कहे तो अल्फा और एसोसिएशन कहे तो अल्फा, बस उसके पहले डिग्री लगा हो। when डिग्री ऑफ एसोसिएशन ब्रैकेट में लिखो अल्फा इज गिवन, फिर से हेडिंग बोल दूं कैलकुलेशन ऑफ वांटा फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन, और ब्रैकेट में लिखना when डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज गिवन। तो फार्मूला पढ़ा दिया जाए, तुम्हें देखो कुछ नहीं करना। अच्छा बताओ डिसोसिएशन का अल्फा बताओ फार्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, i-1 और n-1, यही होता है। देखो कितना लाजवाब फार्मूला है, अल्फा इक्वल टू यहां का भी i-1 और 1/n-1 लो, ये हो गया फार्मूला एसोसिएशन का। देखो कितना छोटा चेंज है, क्लियर है, लिख लो इसको, सीधा फार्मूला लिखो। चेंज कहां मिला, जो वहां n हुआ करता था वो यहां 1-1/n हो गया, और कुछ नहीं बदला। क्लियर है, फार्मूला अब समझ में आ गया। कंपेयर करो, चलो अच्छा पहले लिख लो फिर कंपेयर कराते, लिखो। और एक बात समझ लो, यहां डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो नीचे लिखो, लिखो लिखो इफ अल्फा, लिखो ऐसे लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा क्या होगा, बता बेटा, 1 होगा या 100% होगा। क्लियर है, अब नीचे लिखो। अच्छा तो बताओ I इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, I इक्वल टू क्या होगा 1/n। अच्छा वहां I क्या किसके बराबर हुआ था, n के, पहला वाला देख के आओ, ठीक है। अब यहां लिखो, लिखो पहला पॉइंट लिखो, लिखो
लिखो इफ डाइमेराइजेशन इज गिवन, यदि सवाल में डाइमेराइजेशन शब्द इस्तेमाल करें, लिखो इफ डाइमेराइजेशन इज गिवन, आगे एरो लगा के लिखो n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू क्या रखेंगे 2, नीचे लिखो ट्राइमेराइजेशन n इक्वल टू 3, टेट्रामेराइजेशन n इक्वल टू पेंटामेराइजेशन, समझ में आ रहा। तो अब मेराइजेशन के हिसाब से n का वैल्यू बढ़ाए रखना। तो बताओ डाइमेराइजेशन में n क्या रखोगे, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, आगे ईटीसी कर लो। अब एक सवाल हो जाए इसका भी, लिखो। अच्छा अब हम तुम्हें दोनों में कंपेयर कराते हैं। देखो यहां क्या हम पढ़े थे पहले, डिसोसिएशन, और दोबारा हम क्या पढ़े हैं, एसोसिएशन, है ना। कंपेयर कर लो। डिसोसिएशन का अल्फा क्या पढ़े थे, I-1 और N-1, पहला फार्मूला यही पढ़े थे कि नहीं, क्लियर है। अच्छा यहां पहला फार्मूला क्या पढ़े, I-1 1/N-1 पढ़ा। दूसरी बात, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1 या 100%, तो I बराबर हो जाता है N के। जब पूरा फार्मूला रखोगे तो यही आंसर आएगा, है ना। दूसरी बात, इसको कंपेयर कर लो बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1 आर 100%, यहां I इक्वल टू क्या आता है 1/N। जब आप इस फार्मूले में ये सब रखोगे तो ये आएगा, कंपेयर हो गए। अब यहां पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। देखो फार्मूले हमें कंपेयर हो गए। अच्छा यहां n क्या है, n है डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, ये आपका n है। डाइमेराइजेशन बोला तो n इक्वल टू 2 रख देना। यहां ये वाला n नंबर ऑफ आयन नहीं है, ये वाला n नंबर ऑफ आयन है। देखो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये वांट था फैक्टर, ये वांट था फैक्टर, ये n क्या है, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, उसका वैल्यू। दोनों सब फार्मूले कंपेयर हो गए। हाँ लिख लो। डिसोसिएशन का फार्मूला बताओ, जुगाड़ बताओ, दिन, DIN। डिसोसिएशन में I ऊपर और N नीचे, दोनों में -1 लिखो। एक सवाल हो जाए, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड when it is dissolved in benzene। अब देखो ये केस आपको पढ़ाया नहीं है, उसके अंदर एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमेराइज हो जाती है ना। फॉर एसिटिक एसिड when it dissolve in benzene and its degree of dimerization is only 50%, only 50%। खैर कोई बात नहीं है, हमको सब कुछ दिया गया है। डाइमेराइजेशन कहते ही वो n का वैल्यू दे गया। फिर से सवाल में बोल देता हूं, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड व्हेन इट डिसॉल्व इन बेंजीन एंड इट्स डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन इज ओनली 50%। ये जहां डाइमेराइजेशन इज ओनली 50%, ये आपको अल्फा दिया गया है। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगाओगे, ये, ठीक है। बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है, 50%। I आपको निकालना है, n का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि डाइमेराइजेशन शब्द इस्तेमाल हुआ है। आंसर बता दो कितना आएगा, कितना आया
0.66। अच्छा, 0.75, हाँ ये सही आया। 3/4 ये सही आया। कहाँ ये गलती हो जाती है जोड़ घटाना में? 3/4 आएगा, ये आंसर सही है। अच्छा, एक हमने आपको केस डिसोसिएशन का पढ़ाया और एक हमने आपको एसोसिएशन पढ़ाया। अब एक काम करो, कहीं पे एग्जाम्पल लिखने भर का डिसोसिएशन में तो जगह होगी ही। आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखा दे, लिखो जहां डिसोसिएशन पढ़ाया ना, अब वहीं लिखो एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन, जो एनसीईआरटी का आपका सवाल है, लिखो। और मैं एक और बात बता दूं, आई का एक और फार्मूला तुम लिख लो हमारे हिसाब से, लिखो आई इक्वल टू नॉर्मल मास अपान एबनॉर्मल मास। लिख लो जरा, इससे सीधा सवाल लगेगा, नो कैलकुलेटेड नो एक्सपेरिमेंटल, तुमको दिख ही जाएगा। लिख लो, यहां पे क्या लिखोगे, आई इक्वल टू क्या, नॉर्मल मास अपान एबनॉर्मल मास, पक्का। अब ये कहा, ये फार्मूला हमने कहा चिपकाया, जहां पे सुनो सुनो, जहां पे हमने आई के फार्मूले लिखाए थे, समझ में आ रहा, वहीं जाओ इसको भी एक चिपका लो जाके, चौथा पॉइंट बना के। आई के फार्मूले लिखाए हैं, लिख लो बेटा, नोट्स कंप्लीट करो। आई के फार्मूले में चौथा आई का फार्मूला लिखोगे जाके, कोई बगल वाले से नहीं पूछेगा, अभी पढ़ाए अभी दूसरे पूछेंगे कहां लिखवाए थे यार, हेलो गूगल कहां लिखवाए। तो लिखो नॉर्मल मास अपान एबनॉर्मल मास, ठीक भैया। अब चलो, अब आ जाओ डिसोसिएशन के एकदम लास्ट में आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन, और एग्जाम्पल लिखो, लिखो KCl इन H2O, KCl इन H2O। बताओ KCl यदि हम पानी में डाल देंगे तो यहां क्या होगा, डिसोसिएशन, क्लियर है। तो नीचे लिखो, इन दिस केस, लिखो इन दिस केस आई इक्वल टू, मैं पूरी बात लिखवा देता हूं, इन दिस केस आई इक्वल टू, इतना लिख के आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, और मैं पूरा लिखवाने जा रहा हूं, उसको जरा सा ध्यान से देखें। लिखो, सारे बच्चे KCl का नॉर्मल मास कैलकुलेट करें, KCl का नॉर्मल मास कैलकुलेट करो। — 64.5 ये नॉर्मल मास है। अरे K कितना होगा 39, Cl कितना होगा 35.5, तो नॉर्मल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 74.5, है ना। अब सुनिएगा, नीचे लिखो, अब तुमको पूरी कहानी सुना दें, अब तुम समझो क्या होता है। जब KCl को हम पानी के अंदर डालते हैं तो KCl हो जाता है डिसोसिएट, टूट जाता है, और अपने मॉलिक्यूलर मास का वो आधा हो जाता है। अपने मॉलिक्यूलर मास का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो KCl का रियल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है 74.5। अच्छा 74 पॉइंट का आधा कितना हो जाएगा 37 के आसपास। अब यदि हमको इस कंडीशन में आई निकालना हो तो क्या करेंगे 34.5 अपान इसका आधा, तो आंसर क्या आएगा 1/2, दैट इज 0.5।
तो देखो ये जानते, यही एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है कि जब हम KCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो इसका आई हो जाता है 0.5। अब ये कैसे हो जाता है ये तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे लिखो, लिखो व्हेन KCl डिसॉल्व इन वाटर, लिखो व्हेन KCl डिसॉल्व इन वाटर become 37.25 ग्राम, become 37.25 ग्राम, ठीक है। सीधी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब नीचे लिखो, लिखो इन दिस केस, वही ऊपर वाला जो लिखाए थे इन दिस केस, लिखो इन दिस केस कैलकुलेट आई, इन दिस केस कैलकुलेट आई। अच्छा, आई का फार्मूला क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपान एबनॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास KCl का कितना है बेटा, 74.5 अपान एबनॉर्मल कितना हो गया 37.25। ये आंसर कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5। ये आपका एकदम धुआंधार सवाल है। यार 1/2 ही तो, अच्छा 2 आएगा, 2 आएगा, ओ माय गॉड 2 आएगा, 2 लिख लो, 2.5 नहीं 2। और इसको हाईलाइट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। कोई कहे कि अच्छा बताओ KCl को हम पानी में डाले, डिसोसिएट हुआ तो उसका मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। अरे भैया मास डिसोसिएशन में क्या होता है, अभी पिछले केस में लिखा के नहीं आए जब 3 केस लिखवाए थे। अरे दादर दादा, डिसोसिएशन के केस में मास वाला तीसरा पॉइंट पढ़ो, लिखा नहीं मास डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। ये वही केस तो है, डिसोसिएशन पढ़ा रहे हैं तो मास कम ही होगा, और यही मास क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मास। नॉर्मल मास मतलब उसका एक्चुअल रियल मास। तो इस केस में जब आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम। क्लियर हो गया, दुगना हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे चलो, वहां कहां पे, एसोसिएशन के केस में। और ये जो एग्जांपल लिखा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, बस बस चंद लाइनें लिखो। एसोसिएशन में लिखो, एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन लिखो, व्हेन, लिखो व्हेन, जल्दी लिखो, व्हेन एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, लिखो व्हेन एसिटिक एसिड, कहां लिखना है इसको एग्जांपल, एसोसिएशन में। लिखो व्हेन एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, कॉमा एसिटिक एसिड डाइमेराइज इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर जब इसको हम डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, अपने आप को डाइमेराइज कर लेती है। अच्छा, डाइमेराइज का मतलब क्या है, अपने आप को 2 गुना कर लिया। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसका कितना रहा होगा 60, एब नॉर्मल कितना हो जाएगा 120। तो आई क्या होगा, नॉर्मल अपान एब नॉर्मल, 60 अपान 120, 1/2, दैट इज 0.5। इसका था 0.5। क्लियर, लिखो, लिखो नीचे लिखो क्या लिखाया, बहुत ध्यान से देखो। हमने क्या बोला, एसिटिक एसिड जब बेंजीन के अंदर डालेंगे तो एसिटिक एसिड क्या कर लेगी, अपने आप को डाइमेराइज, है ना। लिखो इन दिस केस, लिखो इन दिस केस आई इक्वल टू, इन दिस केस आई इक्वल टू, और बस आई इक्वल टू के बाद ये फार्मूला लिखो, ये फार्मूला लिखो, ठीक है। अच्छा बताओ भैया, अब मेरी बात को समझना। देखो ये तुम्हारा क्या है, एसिटिक एसिड, ये अब इसका नॉर्मल आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60। अरे जोड़ लेना यार, ये 60 होगा, ठीक है। अब इसी को तुमने कहां डाल दिया, C6H6 में।
ठीक है, तो यहां ये क्या हो जाएगी, CH3COOH, ये क्या हो जाएगी, डाइमेराइज। ये क्या हो जाएगी, डाइमेराइज। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट इस समय कितना हुआ, 60 इंटू 2 दैट इज 120। तो ये इसका क्या है, ये है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और ये इसका क्या है, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। फार्मूला हमने पढ़ाई है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 60, एब नॉर्मल 120, उड़ा दो 1/2 दैट इज 0.5। ये सवाल है, और यही सारी बात है। अब तुमसे ये बार बार हम सवाल पूछा करेंगे, KCl को पानी में डालोगे तो KCl का अपना मास आधा हो जाएगा, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो एसिटिक एसिड अपने आप को 2 गुना कर लेगा। अच्छा 2 गुना कर लिया तो क्या है, बढ़ा लिया, बढ़ाने का मतलब एसोसिएशन है ना, और KCl पानी में डाला आधा हो गया, इसका मतलब ये टूट गया, डिसोसिएट हो गया। और ये भैया NCERT के देखो फार्मूले है, ये देखो ये देखो ये देखो ये बना है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल छूटे ना, ठीक है। हाँ तो सुनो, अगली क्लास में इसमें चैप्टर शुरू हो जाएगा, और अगली क्लास से शाम वाली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। आज कोई क्लास नहीं है शाम को।